जय नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक तरफ भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक खामोश फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो घरों के अंदर जन्म ले रहा है। अब सोचिए, अगर हर दूसरा घर ईएमआई, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड और गोल्ड लोन के बोझ के तले दबने लगे, तो क्या सिर्फ जीडीपी बढ़ने से देश मजबूत बन जाएगा? और आज एक बहुत ही सीरियस रिपोर्ट सामने आई है और वो रिपोर्ट ये बताती है कि भारत का जो हाउस होल्ड डेट है वो जीडीपी के 45.5 तक पहुंच चुका है, परसेंट तक पहुंच चुका है। पहली नजर में ये थाईलैंड जैसे देशों के से थोड़ा सा कम लगता है, लेकिन असली जो टेंशन है वो डेट की क्वांटिटी की नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी की है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि अगर आज घर खरीदने के लिए नहीं बल्कि कंजम्पशन के लिए लोन लिया जा रहा है, तो नॉन हाउसिंग रिटेल लोन जो है वो अब हाउस होल्ड बोरोइंग का 58.4 बन चुके हैं, और गोल्ड लोन्स की बात करते हैं तो उनकी जो ग्रोथ है वो लगभग 42.4% तक एनुअली पहुंच गई है। तो आज देश को ये सवाल पूछना होगा कि इंडिया जो है, भारत जो है वो ईएमआई इकोनॉमी बन रहा है, क्योंकि लोन्स का ये जो चलन है वो बहुत भारी पड़ता जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा डिकोड करेंगे और समझेंगे आज की इस चर्चा में। और इस बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, ये जो बढ़ती सैलरी से ज्यादा तेजी से जो कुछ बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है कर्ज लोगों का। देश के हर इंसान के ऊपर जो कर्ज है वो सैलरी से ज्यादा कर्ज लोगों के ऊपर है। कैसे ये सब क्या हो रहा है, क्या चक्कर है? थोड़ा सा इस पे मैं आपसे बात जानना चाहूंगी, देखिए क्योंकि अंबर जी। मॉर्गेज वाला सारा सिस्टम अमेरिका में सुना करते थे, अब वही सारा सिस्टम भारत में भी रेप्लिकेट हो रहा है ऑलमोस्ट। देखिए अंबर जी, मैं फिगर्स के ऊपर आता हूं। भारत की इकोनॉमी है $4 ट्रिलियन की, समझ लीजिए। 45.5% लोन जो है वो हाउस होल्ड डेट है। तो 45% 4 ट्रिलियन का होता है 1.8 ट्रिलियन। और इस 1.8 ट्रिलियन के अंदर भी जो आपने कंजम्पशन लोन बोला है वो अराउंड 58% है। तो एक तरह से $1 ट्रिलियन का जो लोन है वो पर्सनल कंजम्पशन लोन है। और ये जो लोन की मात्रा है 2020 के बाद एक्सपोनेंशियली बढ़ी है। देखिए भारत के अंदर 2019 तक जो पर्सनल लोन बैंकों ने दिया था वो 5,53,000 करोड़ था। आज वो बैंक का जो पर्सनल लोन का पोर्टफोलियो है वो 17.32 लाख करोड़ है। और जो एनबीएफसी थे उनका जो लोन है आज की डेट में 5.45 लाख करोड़ का है। सोचिए दोनों का मिला ले तो 23 लाख करोड़ सब सिर्फ पर्सनल लोन होता है। अंबर जी, गोल्ड लोन जो है 2020 में 24,671 करोड़ था। अभी जो मार्च 2026 में बताया जाता है इट इज अराउंड 4.61 लाख करोड़। मतलब 6 साल के अंदर कितना वृद्धि हुआ है। और आप ये देखिए डिजिटल एनबीएफसी उन्होंने 2.15 करोड़ लोन्स दिए हैं और उसकी जो वैल्यू है इट इज अराउंड 2.15 लाख करोड़। और ये डिजिटल एनबीएफसी का जो लोन का जो टिकट साइज है वो है 16,238। सबसे बड़ी बात है कि एसेट क्वालिटी की बात किया है आपने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोन जो है घर के लिए नहीं लिया जा रहा पर कंजम्पशन के लिए लिया जा रहा है। लास्ट ईयर आईफोन 17 रिलीज हुआ था। सबको याद है कि लोगों ने सब बताया था कि कैसे उन्होंने लाइन में खड़े होके वो ईएमआई में लिया था। एवरी टू टू अब बोलते हैं कि 65 to 70% जो आईफोन जो सेल आईफोन जो बिकते हैं इंडिया में वो ईएमआई के ऊपर चल रहे हैं। और ये जो है जो आपने बात की क्लासिफिकेशन ऑफ लोन, जो कंजम्पशन ओरिएंटेड लोन है उसमें सबसे ज्यादा होता है पर्सनल लोन। क्रेडिट कार्ड के अंदर स्पेंडिंग होती है, व्हीकल लोन्स लेते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे फ्रिजेस ये सब लेते हो उसके ऊपर हो रहा है। गोल्ड लोन, एजुकेशनल लोन, ट्रेवल लोन, मैरिज लोन, बाई नाउ पे लेटर। अंबर जी ऐसा है कि आप कोई भी कंजम्पशन जैसे एप्स यूज कर लोगे, स्विगी यूज कर लोगे, वो आपको किसी बैंक के साथ टाई अप करके आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड दे देता है। आप अमेजोन में आप परचेसिंग करिए, वहां पर भी आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड दे रहा है। सब लोग भारत को कंज्यूमर ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। अंबर जी इस तरह से जो डेटा सामने आया है
उसमें जो लोग बता रहे हैं कि स्मॉल टिकट्स लोन लोग इसके लिए ले रहे हैं क्योंकि वो अपना खर्चा जो है मैनेज करना चाहते हैं, और जो बड़े लोन जो लिए जा रहे हैं वो पुराने लोन को रीपे कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा ये डेटा पॉइंट्स आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इंडिया के अंदर आप देखिए कि जो युद्ध के बाद, जब आप ये देख लीजिए कि युद्ध के बाद आप देख लीजिए कि जो लोगों के खर्चे बढ़ गए हैं, इसका 45% बहुत मायने रहता है। लास्ट ईयर जो था ये 42% था। इसका मतलब ये है कि द हाउस होल्ड, भारत का जो मिडिल क्लास है, इट इज फीलिंग द पिंच। और ये एक तरह से रुपया का जो डिप्रिसिएशन हुआ है 96 97 तक पहुंचा है, सब जगह से इफेक्ट होता जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि लार्जर जो ईएमआई ऑब्लिगेशंस है वो लोगों की बढ़ चुकी है, इंटरेस्ट पेमेंट्स लोगों का बढ़ गया है, और लोग जो डोमेस्टिक सेविंग्स हैं वो पहले 7.2 to 8% होती थी, आज वो 5% के नीचे आ चुकी है। लोन डिफॉल्ट जो छोटे लोन है 50,000 के नीचे, उसके अंदर जो डिफॉल्ट है वो अराउंड 6.4% हो चुके हैं। बहुत सारे हाउस होल्ड जो है एक तरह से डेट ट्रैप में फंस चुके हैं। देखिए, जो शॉर्ट टर्म लोन्स रहते हो ना, तो उसमें क्या होता है, आपका कंजम्पशन डिमांड बढ़ता है, आपकी ऑटोमोबाइल की सेल्स बढ़ती है, और आप ये भी देखते हो कि आईफोन की सेल्स बढ़ती है, गवर्नमेंट को जीएसटी कलेक्शन अच्छा आता है, एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बढ़ जाती है, बट इट इज एट द कॉस्ट ऑफ डोमेस्टिक सेविंग्स। और अगर ये डोमेस्टिक सेविंग्स अनचेक्ड होती है, लोगों की जो ईएमआई है वो बढ़ती जाएगी, और बैंकों का जो क्रेडिट रिस्क है, जो उनकी एसेट क्वालिटी है, वो खराब हो जाएगी। आज भारतीय बैंकों की जो ग्रॉस एनपीए है वो 2% से कम है, 1.8% है। और ये जो है अगर ऐसे ही चलता रहा तो डिफॉल्ट्स बढ़ेंगे, और डिफॉल्ट जो है, इकोनॉमिक डाउनटर्न्स आते हैं उस समय बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आता है, और इससे देखिए इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, और एक जी। तरह से ये जो कंजम्पशन लिंक्ड जो आपने बोला है अमेरिका में होता था, सेम चीज इंडिया में आ रहा है। सब लोग बाई नाउ पे लेटर, ये एक नया कॉन्सेप्ट चल चुका है, बीएनपीएल। मतलब मिडिल वो पहले ही टच कर रहा है, और बैंक्स और एनबीएफसी जो है वो अग्रेसिव लेंडिंग के चक्कर में रिस्क को इग्नोर कर रहे हैं क्या? यहाँ पर ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। डेफिनेटली कर रहे हैं। देखिए, अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन जो है वो बढ़ चुका है। आप कहीं बैंक में जाइए, आप सिर्फ बैंक अकाउंट खोलिए, पीछे से 10 लोग आपको फोन करने लग जाते हैं। कंजम्पशन क्रेडिट बढ़ चुका है, लोगों को बोल दिया जाता है, जैसे अभी आप अमेजोन यूज करिए, अमेजोन आपको आईसीआईसीआई के साथ क्रेडिट कार्ड दे रहा है, इंड्यूस कर रहा है कि आप ज्यादा स्पेंड करिए, 5% कैशबैक देगा। गोल्ड लेंडिंग, देखिए सबसे बड़ी चीज आपने जो बताई है वो 42% हो चुकी है। एक तरह से आप देखिए गोल्ड के दाम भी बढ़े, गोल्ड के दाम बढ़ने से लोग जो है पुराना गोल्ड के भाव से अपना जो लोन का जो वैल्यू है वो टॉप अप करा रहे हैं। मतलब पहले अगर समझ लीजिए गोल्ड 80,000, 10 ग्राम का गोल्ड 80,000 था, और आज 1,40,000 या 1,50,000 है, लोग एडिशनल पैसा ले रहे हैं। एक तरह से इंडियन हाउस होल्ड जो है डेट ट्रैप में जा रहा है, बैंक्रप्सी में जा रहा है। सबसे बड़ा रिस्क भारत के अंदर जो है अभी, वो है डोमेस्टिक जो फैमिलीज का जो डेट ट्रैप है वो बढ़ता जा रहा है। और पुराने जो लोग थे जो सेविंग करते थे, अब वो हो गया है कि इतना डिजिटल लोन, देखिए एनबीएफसी जो है वो इतना लोन दे रहे हैं कि पूछो मत, लोग सोच नहीं रहे हैं। सब लोगों को एक तरह से एक्सपीरियंस चाहिए, उनको एक्सपेंस दिखता नहीं है। ट्रैवलिंग के लिए लोन लेके जाते हैं, बोलते हैं जिंदगी एक ही है, उनको एक्सपीरियंस लेना है। पर भाई साहब, आपके एक्सपेंस भी तो बढ़ते हैं, फिर बाद में वो ट्रॉमा क्या होता है, और ये सब वो पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम के अंदर, हाँ, फिर वैलिडेशन वो लेने के लिए। नौकरी चली जाती है, कारोबार थोड़ा स्लो हो जाता है, तो लोग सुसाइड कर लेते हैं, बच्चों बीवी समेत आत्महत्या कर लेते हैं सब परिवार। और ऐसे बड़े सारे केसेस हमारे सामने आते हैं। और किस चीज पे लोन नहीं, लोन के ऊपर लोन मिल रहा है, मतलब गाड़ी से लेके आपकी हेल्थ पे लेके खाना खर्चा, ट्रेवल, घूमना फिरना, खाना रहना, गोल्ड, घर, गाड़ी, हर चीज पे लोन। इनफैक्ट अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट से शॉपिंग भी करते हैं तो उस पे भी ईएमआई बन जाती है, उस पे भी लोन मिल जाता है। मतलब हर जहां जाओ वहां पे लो, इजी लोन इतना। इनफैक्ट गोल्ड लोन, लेकिन उमेश जी गोल्ड की कीमत गिर रही है, और गोल्ड लोन जो इतना लाखों का था उसका क्या होगा फिर? देखिए, ये सबसे बड़ा रिस्क होने वाला है गोल्ड कंपनीज को। और क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका ने भी बोल दिया है कि गोल्ड के जो पीक है वो आ चुका है,
और गोल्ड एक बेरिश फेस में आ रहा है। अब ये गोल्ड कितना गिरेगा हमें भी नहीं मालूम, पर एक रिस्क तो है। अब लोगों को एक तरह से, अंबर जी, आज की डेट में लोगों को लोन लेके, पहले बात होती थी सेव एंड इन्वेस्ट, सेव एंड स्पेंड, अब लोग अपनी फ्यूचर इनकम के बेसिस पे लोन ले रहे हैं, ईएमआई भर रहे हैं। और आज जो है इकोनॉमिक डाउनटर्न नजर आ रहा है, एआई के कारण जॉब्स लूज कर रहे हैं, लोगों को निकाला जा रहा है, ओवरनाइट हटाया जा रहा है। तो वहां पर जो बैंकों के अंदर जो डिफॉल्ट है, डिलिक्वेंसीज है, वो बढ़ने वाले हैं, कम नहीं होने वाले हैं। आप थोड़े दिनों में आप देख लीजिए, 1-2 महीने के अंदर आईफोन 18 जो है वो लॉन्च होने वाला है। हमारी जो यंग जनरेशन है 16 घंटे 17 घंटे जो है खड़े होके पहला आईफोन लेने के लिए खड़ी रहती है, वो भी एक तरह से ईएमआई देख में। और ये एक चीज बताता है कि भारत के अंदर लोगों को जो है दे वांट टू लुक रिच, वो रिच नहीं है। और ये एक जाते हैं मानो पे डिपेंडेंट है, वो भी फोन ले लेते हैं ईएमआई पे। अंबर जी, एक चीज बोल देता हूँ, रिडिकुलस तरीके से लोगों को लोन बांटे जा रहे हैं, हनीमून लोन, ये एक पैकेज लोन, एक्सपीरियंशियल लोन, मतलब आप सोच लीजिए कोई भी चीज छोड़ी नहीं है इन लोगों ने। और देश के अंदर अगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम फ्यूचर में आ सकता है, अगर इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है, रिसेशन आता है, स्टॉक मार्केट कोलैप्स होता है, और आप ये देखेंगे ये सबसे बड़ा एक क्राइसिस हो सकता है इंडियन हाउसहोल्ड्स के लिए। देखिए बिल्कुल उस उमेश जी, एक और सवाल मैं आखिरी से इसी से जुड़ा पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से ये पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का जो चलन है, जो कल्चर हमारे देश में बढ़ता जा रहा है क्रेडिट कार्ड और ये सब का, क्या ये जो है वो भारत को फाइनेंशियल स्ट्रेस की तरफ लेकर जा रहा है? क्योंकि बड़े सारे केसेस, जिसका एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया, लोगों की नौकरी छूट जाती है, पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लेते हैं, लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, ईएमआई हैवी होती है। देखिए अमर जी, सीधी बात बताता हूँ, पहले लोगों का जो मैक्सिमम लोन आते थे, हाउसिंग लोन लेते थे, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन लेते थे। वो जो हाउसिंग लोन है, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन, वो है ही नहीं, अभी बंद ही हो चुका है। अभी क्या प्रीमियम लोन्स जा रहे हैं। तो देश के अंदर बताया जा रहा है कि जो जो मिडिल क्लास है वो अभी घर नहीं ले सकता, क्योंकि प्राइसेस बढ़ चुके हैं। सेकेंड, वेजेस और सैलरीज है वो बढ़ी नहीं है जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ा है। थर्ड, लोगों की आशाएं, एक्सपेक्टेशन वो बढ़ चुकी है। नो बडी वॉन्ट्स टू लिव विद इन इट्स मीन्स। सब लोगों को एक तरह से अंबानी ने जैसे शादी की वैसे करनी चाहिए। देखिए अंबानी ने सिर्फ 0.1% अपनी वेल्थ जो है वो खर्चा किया है। उनकी इतनी बड़ी, उन्होंने जो चीज किया है सिर्फ 0.1%। पर आज आप देख लीजिए मारवाड़ी और जैन फैमिली के अंदर लोग 15%, 20% अपनी वेल्थ जो है वो स्पेंड करते हैं, लोग दिखावा करते हैं। एक तरह से लोगों को जो समझ में आ रहा है, पीपल आर बोरोइंग टू फॉर ऑल दिस मेजर एक्सपेंसेस। तो शादियों का बढ़ गया, हर लड़की को मनीष मल्होत्रा या फिर सब्यसाची का लहंगा पहनना होता है, जो कि लाखों का होता है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया दिखावे के कल्चर में जो है, जो हमारे रीति रिवाज हुआ करते थे कि सादगी से शादी हुआ करती थी अपने परिवार के लोगों के बीच में, और सादा सा खाना होता था, सब खुश होकर एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते थे, वो सारी चीजें जो रीति रिवाज थे, उसने पूरा दिखावे का रूप ले लिया। लेकिन मैं थोड़ा सा मुद्दे पर वापस आती हूँ, आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या जो आरबीआई की वार्निंग्स हैं उनको सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, और साथ ही जो फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है वो लोगों को डेट ट्रैप में धकेल रही है? देखिए आरबीआई तो कॉन्स्टेंटली ये वार्निंग निकाल रहा है। ये फिस्कल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई थी आरबीआई की 10 दिन पहले, उसके अंदर ये सब फाइंडिंग्स आई है। और आरबीआई हमेशा एक तरह से वार्निंग सिग्नल देती रहती है। अब ये गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि थाईलैंड के अंदर 87% है, मलेशिया के अंदर 69% है हाउस होल्ड डेट, चाइना के अंदर 62% है, हम कम है। तो क्या हम भी खड्डे में गिरेंगे उनके साथ? मेरा ये सबसे पहले क्वेश्चन है। मेरा तो एक ही चीज मानना है कि जो पहले बोलते थे लिव विद इन योर मीन, सेव एंड स्पेंड, सेव, इन्वेस्ट एंड स्पेंड, ये भी एक तरह से नई फिलॉसफी हमको लानी पड़ेगी। और स्कूल के अंदर फिनेंशियल मैनेजमेंट सिखाने की जरूरत है। हमें लोगों को बताना जरूरी है कि कितना सेव करना, सेव के साथ कैसे इन्वेस्ट करना, और इन्वेस्ट के साथ कैसे यील्ड करना। और इससे क्या होगा कि आज जो स्कूल के अंदर है
फिनेंशियल लिटरेसी पढ़ाया ही नहीं जाता। और हमारे स्कूल्स के अंदर जो लोग, जो बच्चे अभी निकल के आ रहे हैं, दे आर ऑल प्रोडक्ट्स। पहले तो उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो खत्म कर चुके हैं कि आपको सेव करके करना ही क्या, लाइफ इज ओनली वंस। और ये कुछ पिक्चर्स आ गई है जिसमें एक तरह से बोला है कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, खेलोगे कूदोगे तो होंगे नवाब। देखिए अंबर जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्किल्स। स्किल्स के ऊपर तवज्जो नहीं दिया जा रहा। और आज भारत के अंदर आप देख लीजिए, मैक्सिमम जॉब्स किसके निकल रहे हैं, ये क्विक कॉमर्स के ऊपर निकल रहे हैं। जबकि चाइना में बच्चे जो हैं वो वहां पर एप्स बना रहे हैं, वो वहां पे ह्यूमनाइड रोबोट्स की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल लेवल इकोसिस्टम है। हमारे यहाँ पर एक तरह से वी आर जस्ट लाइक अ मार्केट फॉर देम, अ प्रोडक्ट मार्केट। और भारत के लोग जो हैं एक तरह से इस माया जाल में फंस चुके हैं। और इसके कारण जो डोमेस्टिक सेविंग्स है वो इवेपरेट होती जा रही है। आप अगर 1,70,000 या 1,60,000 का आईफोन लेते हो, उसकी कॉस्टिंग एप्पल को कितनी होती होगी आप सोचिए, 10 से 12,000 से ऊपर उसकी कॉस्टिंग नहीं है। बट उसको वो इतना अगर पैसा अगर एक फोन पे कमा रहा है, अल्टीमेटली द अमेरिकन आर बेनिफिटिंग। अमेरिका में पैसा जा रहा है, हमारा हाउस होल्ड लिविंग। लेकिन एक बात बताइए, जो सरकार है, आपको क्या लगता है कि सरकार को अनसिक्योर्ड लैंडिंग्स जो है वो उन पर सख्त मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है थोड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े सारे यहाँ पर सोशल जो इश्यूज हैं वो इससे जुड़े हुए निकल कर सामने आ रहे हैं जी। देखिए, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को अगर लोन मिल रहा है तो मैं लूंगा ना। और यहाँ लोन पर लीजिए, मैं मॉनिटरिंग की बात कर रही हूँ कि थोड़ी सख्त मॉनिटरिंग हो। बहुत सारी उमेश जी, बहुत सारी ऑनलाइन इस तरह की एप्स हैं जो लोगों को पहले तो उनको ल्योर करती हैं कि आप इजी लोन, उसके बाद फिर उनका जीना हराम कर देते हैं, उनको धमकाते हैं, डराते हैं, उनको फॉलो करते हैं, धमकियां देते हैं। क्या कुछ नहीं होता, बहुत सारे लोग उस धमकी और सबसे तंग आकर सुसाइड भी कर लेते हैं। तो देखिए, ये ये सिर्फ चाइनीज पैसा ये लेने की बात नहीं है, रीपेमेंट भी मैं वो एक बड़ा वो होता मुद्दा होता है। मैं वहीं पे आ रहा था अंबर जी। ये चाइनीज लेंडिंग एप्स है जिन्होंने भारत के अंदर ये काम किया था 3-4 साल पहले। भारत सरकार ने इन एप्स को बैन कर दिया है और एक तरह से स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस आ चुके हैं। पर जब भारत सरकार रेगुलेशन लाने से पहले यहाँ पर जो लोग हैं उसका तोड़ पहले ही निकाल लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोगों के अंदर फिनेंशियल एजुकेशन आने की जरूरत है। अगर आज एक तरह से क्या हो गया है, जो सर्वे आया है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो लोन्स है, एक आदमी बड़े बड़े लोन जो है 5 लाख रुपए का लोन वो 4 जगह से ले लेता है। फिर वो एक लोन लेता है दूसरा लोन भरने के लिए, उसकी 50 to 60% जो इनकम है वो जाती है ईएमआई सर्विस करने के लिए। अंबर जी, यहां तक लोग बोलते हैं कि 5 लाख रुपया महीने कमाने वाला आदमी वो बैंकरप्ट हो चुका है। आप सोचिए, मतलब इतने लोन्स लेके रखे हैं, क्या लाइफस्टाइल जी रहे हैं। लोगों को एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल जीना है, एक सोफिस्टिकेटेड जगह पर घर लेना है। जैसे दिल्ली में मैंने सुना है 190 या 200 करोड़ के घर रहते हैं डीएलएफ के अंदर, प्रोजेक्ट्स के अंदर। लोग उधर जाना चाहते हैं और और फिर फिर अंबर जी इंटरनेशनल स्कूल्स में जाना चाहते हैं। वो एक पर्टिकुलर ब्रांड की गाड़ी लेना चाहते हैं, वो पर्टिकुलर क्लब की मेंबरशिप चाहिए उनको, एक पर्टिकुलर जिम जाते हैं, उसी हिसाब से प्रोटीन डाइट खिलाते हैं। जिनकी मेंबरशिप भी लाखों की। हाँ, वही बता रहा हूँ, लोगों को उस घर पे इसके लिए जाना है क्योंकि उनको नेटवर्किंग करना है, उनको ये क्लबिंग बताना जी, है। वहां पे हाई जी बिल्कुल। ये तो ये ये दिल्ली आपका का मैंने कल्चर है, आई नो, बिकॉज मैं इससे वाकिफ हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं जानती हूँ कि इस तरह का वो कल्चर है। लोग महंगे जिम में महंगे क्लब्स की मेंबरशिप लेते हैं ताकि उनका कनेक्शन, उनकी दोस्ती अच्छे लोगों से हो और वो एक हाई सोसाइटी का हिस्सा बन सके। ये ये जिमखाना क्लब आप देख लीजिए जिसको गवर्नमेंट ने जिम एविक्ट खाना करने। तो सिर्फ एक क्लब है, ऐसे बहुत सारे क्लब हैं, हर एरिया का अपना क्लब है। फिर होता है कि कौन सा उससे भी बड़ा क्लब है, तो अलग अलग क्लब्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं। पूरे ही दिल्ली में अलग अलग सब जो भी एरियाज होते हैं उनके अपने क्लब होते हैं। तो खैर ये, और वहां पे कल्चरल इवेंट्स होती हैं, लोगों का मिलना, वीकेंड पे गेम्स और बहुत सारी चीजें होती हैं। खैर, अंबर जी, मैं लेकिन यही इन कह रहा सारी हूँ। चीजों से आगे बढ़ते हुए मैं आपसे उमेश जी थोड़ा सा मुद्दे पर वापस आते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या
आज का जो लाइफस्टाइल है वो कल की फाइनेंशियल ट्रेजेडी बन सकता है, जिस तरह का माहौल बन रहा है, और कंजम्पशन ड्रिवन जो ग्रोथ है सस्टेनेबल है या फिर फ्यूचर क्राइस का सिग्नल? देखिए, सबसे पहले मैं आता हूं कि जो सीधी सादी चीज है उसको प्रीमियमाइजेशन बोलते हैं। लोग उसको एक तरह से एक्सपीरियंस बना देते हैं। फिर जो 10 रुपए का गोलगप्पा रहता है उसको 150-200 रुपए में बेचा जाता है। लोग जो है वो 200 रुपए के गोलगप्पे खाना चाहते हैं और वहां पर खा के वो बताना चाहते हैं कि उसका टेस्ट बड्स क्या है। ये एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये नॉर्मल चल रहा है। वो एक, दिस इज द फर्स्ट लेवल। अगर लोग जो है जो चीज घर में बन सकती है 20-25 रुपए में, और उसके लिए 250-300 रुपए देना चाहते हैं, स्टारबक्स में जाके कॉफी 400 रुपए की आप पियोगे, आप कहां पर एक तरह से सस्टेन कर सकते हो? आपकी जो 400 सेविंग्स रुपए है। में महीने भर की कॉफी का बॉटल आ जाएगा। तो मैं हाँ, वही बता, मुझे तो कभी भी ओवर प्राइस्ड ये कॉफी, ब्लैक कॉफी एक हाई एंड रेस्टोरेंट में जाके मुझे टोटल वेस्ट ऑफ मनी लगता है। मैं खुद अपना बड़ा वाला मग, उसमें 3 चम्मच कॉफी के डाल के अपनी एकदम एस्प्रेसो बना के मैं मजे से पीती हूँ, और मुझे वो वर्थ लगती है। मुझे वही मग 400-500 में जो कुछ मैं मतलब 10 रुपए में या 15 रुपए में बना सकती हूँ, उसके लिए मैं 500 रुपए, मुझे मुझे बहुत दुख होता है उस चीज का। मैं तो नहीं अमर करती वो खर्च। अमर जी, ये ऐसा होता है कि जो नया पैसा आता है लोगों को, दे वांट टू लुक रिच। अब वो उस चीज के लिए वो दिखाना चाहते हैं कि हम उधर जाके पहनते हैं। अब आपको ये भी बता देता हूँ, मार्क जुकरबर्ग जो है उसके पास 5 से 6 टी शर्ट ही है, और सारे जो टी शर्ट है एक ही टाइप के हैं। वो बोलता है कि मुझे दिमाग ही नहीं लगाना है कि मैं कौन से टी शर्ट पहनूं। मैं अगर 5 मिनट मेरा वेस्ट करूंगा मेरे लिए नुकसान है। तो ये जो होती है इनोवेशन स्पिरिट, जो ह्यूमिलिटी होती है, भारत के मिडिल क्लास में खत्म हो चुकी है। ये एक इम्पेंडिंग फिनेंशियल डिजास्टर की तरफ भारत के मिडिल क्लास को ले जाया जा रहा है। और भारत के अंदर ये जो है नेक्स्ट जनरेशन एक तरह से फाइनेंशियल स्लेवरी के ऊपर जा रही है। आप देखिए कि कोई भी ऐप आपको फ्री क्रेडिट कार्ड क्यों दे रही है लाइफ टाइम के लिए? अमेजोन आपको अमेजोन आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड दे रही है। स्विगी आपको कोई बैंक के साथ का टाई अप करते हुए दे रही है। जोमैटो, हर वेबसाइट, हर जगह आपको इतने जो, अगर आप एयरटेल के कंज्यूमर है, आपने वाईफाई मोबाइल, और अगर वो भी आपके पास एयरटेल ऐप है, तो वो भी आपको 10 ऑप्शन दे देती है, कार्ड ले लो, वो बिल ले लो, वो ले लो, हर जगह पैसा बांटा जा रहा है। पर उसके साथ जो स्ट्रेस आता है, वो उस स्ट्रेस की कोई बात नहीं करता। लेकिन दोस्तों, एक देश जो है सिर्फ तब अमीर नहीं बनता जब उसका जीडीपी बढ़ता है, बल्कि तब बनता है जब उसके घर जो है वो फाइनेंशियली सिक्योर हो। अगर डेवलपमेंट का इंजन जो है वो इनकम से ज्यादा ईएमआई पर चलने लगे, और अगर कंजम्पशन जो है वो सेविंग को रिप्लेस कर दे, और हर खुशी जो है वो लोन पर खरीदी जाने लगे, तो वार्निंग सिर्फ तब आरबीआई के डॉक्यूमेंट तक सीमित नहीं रहेगी, वो हर घर की कहानी जो है वो बन सकती है। अब सवाल इतना है कि क्या हम वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, या फिर ये कहें कि सिर्फ डेट अक्यूमुलेट कर रहे हैं? अगर जवाब दूसरा है, तो क्या भारत को अभी से फाइनेंशियल डिसिप्लिन की जरूरत है? ये सवाल हर एक के लिए है, मेरे लिए, और हमारे जैसे जो 150 करोड़ लोग हैं, और 150 करोड़ में से मुझे लगता है कि चंद करोड़ होंगे जो फाइनेंशियली एकदम लिबरेटेड हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अदरवाइज हर भारतीय 100 करोड़, 125 करोड़ कम से कम आप ले लीजिए, 125 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको ये समस्याएं हर दिन आमने सामने होती है। तो हम सबको ये सोचना होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या हम अपनी आने वाली जनरेशन को कर्ज के बोझ में, कर्ज के जाल में फंसा कर जा रहे हैं? उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका।